Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से 2 दिन बाद इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। अब 2 दिन बाद क्यों? क्योंकि 2 दिन से कोई क्लासें नहीं आ पा रही थी, लेकिन साथियों आज से ही आपको आज भी 2 टेस्ट मिल जाएंगे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम कब होगा? आपके 25 अप्रैल को। 119 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। अब 119 दिन, देखो दिन कम होते जा रहे हैं। समझिए बात को। मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 3 आरबीएससी की 11th बुक से, जो कि साइकोलॉजी की बुक है, उससे ये टेस्ट लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे, शानदार और लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न को पढ़िए आप। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विकल्प है, बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु और झूठ की पहचान हेतु। बताइए राइट आंसर। पॉलीग्राफ उपकरण है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? साथियों, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग झूठ की पहचान हेतु किया जाता है। कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत है। काल्पनिक, संज्ञानात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। दुश्चिंता मतलब जब कोई सा भी एक कारण हो सकता है दुश्चिंता के, फिर व्यक्ति के सामने जब ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको वो नहीं चाहता है, अनपेक्षित स्थिति भी जिसको आप कह सकते हो मित्रों, तो ऐसे इसकी उत्पत्ति के कौन से स्रोत है? साथियों, इसका प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, मतलब काल्पनिक भी और संज्ञानात्मक भी, ज्ञान से संबंधित भी दुश्चिंता के उत्पत्ति के स्रोत होते हैं और काल्पनिक भी दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत होते हैं। मतलब उपरोक्त दोनों ही आपके सही रहेंगे। प्रश्न 2 में तीसरा विकल्प सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 3, भय जैसे वो संवेग उत्पन्न होने पर कौन से अनुभव उत्पन्न नहीं होते हैं? कि व्यक्ति के अंदर भय नामक या भय से संबंधित और कोई संवेग उत्पन्न हुआ, या यूं मानो कि भय संवेग ही उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण कौन से अनुभव उत्पन्न नहीं होंगे? संकट का अनुभव होना, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव होना, अच्छाइयों का स्रोत और इनमें से कोई नहीं। देखिए, व्यक्ति के अंदर जब भय जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं तो उसे संकट का अनुभव भी होता है, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव भी होता है, लेकिन अच्छाइयों का स्रोत नहीं। भय नामक संवेग उत्पन्न होने पर अच्छाइयों का स्रोत तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता। तो साथियों, यहाँ आपका जो तीसरा विकल्प है ये सही है, क्योंकि ये अनुभव उत्पन्न नहीं होगा भय जैसे संवेग उत्पन्न होने पर। मित्रों, प्रश्न 3 में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, आपका चौथा क्वेश्चन है, मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जिसका स्तर उच्च होने पर अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, अत्यधिक विषाद का अनुभव होता है, अत्यधिक भय की अनुभूति होती है, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, लेकिन क्वेश्चन चेंजेस है। नॉरपेनेफ्राइन आपसे कुछ पूछा था कि भाई ये क्या चीज़ होती है, और इसमें कि भाई ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा कुछ नहीं। नॉरपेनेफ्राइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका स्तर यदि उच्च है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है साथियों। अगर उच्च है तो वहाँ पर व्यक्ति को खुशी का अनुभव होता है, और यदि इसका स्तर निम्न या कम हो जाता है तो व्यक्ति में विषाद अनुभव करता है, मतलब विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है साथियों प्रश्न 4 में, क्योंकि क्या पूछा है? स्तर क्या है? उच्च है। प्रश्न 5, मस्तिष्क का बायां गोलार्ध उत्तरदायी है सकारात्मक संवेगों के लिए, नकारात्मक संवेगों के लिए, दोनों के लिए और सभी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कई बार आप कंफ्यूज होते हो। मैं खुद एक बार इस पर 1-2 बार कंफ्यूज हो चुका हूँ
क्योंकि 11th आरबीएससी की बुक में इस क्वेश्चन में क्या है कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ है उसमें बायां गोलार्ध सकारात्मक बता रखा है, और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है वहां पर बायां गोलार्ध नकारात्मक में बता रखा है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पढ़ोगे तो वहां नकारात्मक आपको मिलेगा, और यदि आप बुक के अंदर पढ़ते हो तो वहां सकारात्मक मिलेगा बायां गोलार्ध। तो फिर दायां किसके लिए उत्तरदायी रहेगा साथियों? नकारात्मक के लिए। देखिए यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है क्योंकि बुक के अंदर सही लिखा हुआ है, बाकी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वहां पर जो आंसर लिखे गए हैं उनमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो साथियों यहां प्रथम ही विकल्प सही रहेगा, एनी हाउ कंडीशन। बायां सकारात्मक, दायां नकारात्मक। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रेरणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन। तो साथियों अभिप्रेरणा के 3 मूल तत्व होते हैं। कितने मूल तत्व होते हैं? 3। आवश्यकता होती है, प्रेरणोद जिसे अंतर्नोद भी आप कह सकते हो, उपलब्धि भी होती है, लेकिन प्रोत्साहन जैसा मूल तत्व नहीं होता है। तो मित्रों चौथा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। क्लियर है सभी साथियों के? प्रश्न नंबर 6 भी कितने तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के? 3। आवश्यकता, प्रेरणोद, उपलब्धि, लेकिन प्रोत्साहन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 साथियों आपके 7वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। तो जो मोटिवेशन शब्द है इसका निर्माण लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से हुई है। इसका निर्माण किससे हुआ है? मूवियर शब्द से। मित्रों प्रथम विकल्प सही है यहाँ पे प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, शक्ति अभिप्रेरक है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी। देखिए शक्ति अभिप्रेरक जो व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है जो कि न तो आर्थिक है न धार्मिक है, बल्कि यह एक सामाजिक अभिप्रेरक है। कैसा अभिप्रेरक है? सामाजिक। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्टीवेंसन, मैस्लो, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो साथियों जो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। इन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता के 5 पद बताए हैं। कितने पद बताए हैं? 5 पद बताए हैं। जैसे शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, फिर प्रेम संबंधी आवश्यकता, सामाजिक सम्मान, आत्मसिद्धि, ऐसे कुल 5, जिसमें सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? आत्मसिद्धि वाली। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है? ये क्वेश्चन आपके 2016 वाले एग्जाम में यहीं से पूछा गया था। भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। तो साथियों चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है। तो संप्रत्यय होते हैं, प्रतीक होते हैं, प्रतिमा होती है, लेकिन भाषा हमेशा चिंतन में सम्मिलित नहीं होती है। देखिए प्रथम विकल्प सही है, भाषा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा अभिव्यक्ति की और वास्तविक स्थिति की। तो मित्रों स्वलीय चिंतन जो कि एक काल्पनिक चिंतन भी कहलाता है, उसमें व्यक्ति के काल्पनिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। किसकी अभिव्यक्ति होती है? काल्पनिक विचारों की। स्वलीय चिंतन मतलब काल्पनिक विचार, यथार्थवादी चिंतन मतलब वास्तविक विचार। ऐसे याद रखना है आपको। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वलीय चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। साथियों यथार्थवादी चिंतन को आलोचनात्मक भी कहा जाता है, सृजनात्मक भी और अभिसारी भी। लेकिन स्वलीय चिंतन मतलब अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक काल्पनिक चिंतन है। व्यक्ति के जो काल्पनिक विचार है वो स्वलीय चिंतन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मतलब स्वलीय
यथार्थवादी का उदाहरण नहीं है बल्कि काल्पनिक का उदाहरण है। तीसरा विकल्प सही है क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा था, यथार्थवादी का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 13, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, यह उदाहरण है। अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, स्वली चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रत्येक कोई श्याम नाम का एक लड़का है, वो प्रत्येक वस्तु को उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष हैं, उनके बारे में चिंतन करता है, उसके पश्चात ही खरीदता है। तो साथियों इसको आलोचनात्मक चिंतन कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बुक में डायरेक्टली पीछे लिखा हुआ है, जिसका आंसर शायद आपको स्वली चिंतन मिल सकता है या फिर अभिसारी चिंतन मिल सकता है या अपसारी। वहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने देख रखा है इस क्वेश्चन को भी, लेकिन साथ ही इसको आलोचनात्मक ही कहेंगे वास्तविक, क्योंकि आलोचनात्मक में गुण दोषों को देखा जाता है। प्रश्न नंबर 14, स्मृति पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, कोहलर, एबिंगहॉस, पावलोव और स्किनर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर दीजिए, एमपी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों राइट आंसर बताना है, कोहलर है सही, एबिंगहॉस है सही, पावलोव है या स्किनर है। देखिए स्मृति पर क्रमबद्ध व प्रथम अध्ययन करने वाले थे एबिंगहॉस। कौन थे, एबिंगहॉस। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 14 में। और मित्रों आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। साथियों प्रश्न 15 है, कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया, मिलर, विलियम जेम्स, बेडेल और लोहेहार्ट। देखिए कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने हेतु बहुतत्व मॉडल बनाया था लोहेहार्ट ने। किसने बनाया था, लोहेहार्ट ने। चौथा विकल्प सही है। आज के 15 क्वेश्चन पूर्ण हुए। साथियों टीचिंग मेथड का टेस्ट आपके 10:30 या 11 बजे के आसपास आ रहा है, तो उस दिन मैं नहीं डाल पाया था, लेकिन आज वो टेस्ट जरूर आएगा साथियों, क्योंकि आप सभी समझ चुके होंगे कि स्कूल की भी छुट्टियां लग चुकी है, बाकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, तो थोड़ा रिलैक्स भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।